Welcome, students. Dr. Rakesh Singh from KS Academy. Welcome you all. Welcome to the Polity Objective Series. हम लोग एम लक्ष्मीकांत को बेस बनाकर क्वेश्चन आंसर के सेशन से सारे बुक को कंप्लीट कर देंगे। यही हमारे इस तरह के सेशंस का सीरीज का ऑब्जेक्टिव है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो लक्ष्मीकांत का बुक देखेंगे, एम लक्ष्मीकांत का बुक देखेंगे। तो उसका शीर्षक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में आप देखेंगे, हिंदी का किताब देखेंगे एम लक्ष्मीकांत का, तो उसका शीर्षक है संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो एमसीक्यू के आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस डिस्कशन के उपरांत आपका निष्कर्ष कंक्लूजन ये रहेगा कि लक्ष्मीकांत में ये जो चैप्टर है, चैप्टर में जितना भी कंटेंट और फैक्ट और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो सारा कंप्लीट है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हम लोग हिंदी में बात करते हैं। Which of the following statements about the Constitution of India are correct? Popular sovereignty and adult franchise. Popular sovereignty means popular will of the people. We, the people of India, have given to ourselves this constitution. Sovereign means supreme power. They don't need to have any interference from any people, internal or external. ये सुप्रीम पावर मिला है। ये सुप्रीम पावर किसके पास है? हम भारत के लोगों के पास। We, the people of India, and we, the people of India, have adopted this constitution. और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सोर्स ऑफ पावर है। सोर्स ऑफ पावर किसके लिए है? जो भी आप गवर्नमेंट मशीनरी देखते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, पार्लियामेंट हो, चाहे वो जुडिशरी हो। सो पॉपुलर सोवरेनिटी इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अडल्ट फ्रेंचाइज, सेकेंड वर्ड है अडल्ट फ्रेंचाइज, मीन्स एवरीवन हु इज अबव 18 years of age कैन कास्ट देयर वोट। जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं, वयस्क हैं, वो अपना मतदान कर सकते हैं। तो सबसे प्रमुख जो बेसिक फीचर है हमारे संविधान का, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है कि वन ऑफ द पिलर इज सोवरेनिटी, पॉपुलर सोवरेनिटी एंड अडल्ट फ्रेंचाइज। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड है द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार as the division of powers between the center and state is concerned is rigid. देखिए, we have in India the concept is of union. इसको पूरे भारत को हम लोग कहते हैं यूनियन, हिंदी में बोलते हैं संघ, यूनियन और संघ, ठीक है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस ये जो है डिवीजन है स्टेट्स में। तो स्टेट्स देखा जाए, राज्य देखा जाए, जैसे बिहार राज्य हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य हुआ, दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, प्रशासनिक इकाई हैं ये लोग। किसका? तो पूरे भारत का, यानी यूनियन का, ठीक है। सो बट देर इज अ डिवीजन ऑफ वर्क ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क देर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। और वो जो शक्ति का विभाजन है केंद्र और राज्य में, वो सख्त है। It is rigid, it is not flexible. So this option is also correct. Third, the constitution recognizes the interdependence of civil and economic rights. Civil rights, आप नागरिक हैं, एक नागरिक होने के नाते आपके बहुत से अधिकार हैं। इकोनॉमिक राइट्स, इस भारत के संसाधन पे, इंडिया के आपके रिसोर्सेस पे, you have economic rights. You have the right to get a job. You have the right to apply for a job. You have to study hard and compete for a good job. So, Indian Constitution recognizes both civil right as well as economic right. This is also correct. Fourth, the Constitution mentions direct control by the people such as referendum, initiative and recall. नहीं, it is not possible in the case of a huge democracy like India. इंडिया बहुत बड़ा लोकतंत्र है और इसमें रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल नहीं हो सकता है कि नहीं चलो मूड किया तो आज चलो तुम वापस गए, तुम्हारा एमपी वाला सीट खाली।
नहीं, ऐसा कुछ भी सिस्टम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। डायरेक्ट कंट्रोल जो है पीपल का यहाँ नहीं है। आप साधारण आम जनता, भारत के आम नागरिक अपने प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो पार्लियामेंट में एमपी कहलाते हैं, संविधान सभा में एमएलए कहलाते हैं। आप डायरेक्टली अपना पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यदि आपको कोई नेता अच्छा नहीं लगा तो आज नहीं हटा सकते आप उसके। यदि आज हटाए तो वो प्रोसेस हो गया रिकॉल, तुरंत बुला लिए। या आप गांधी मैदान में खड़ा होके, लाल किला पे खड़ा होके वोटिंग नहीं कर सकते, तो वो हो गया रेफरेंडम। आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। यदि वो प्रतिनिधि अच्छा नहीं है, ठीक है, अगले बार उसको मत चुनिए। तो ये इस तरह का सिस्टम रेफरेंडम इनिशिएटिव कॉल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो इसके आधार पे आपका आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। आपका आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। हिंदी में देखते हैं। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकप्रिय संप्रभुता और वयस्क मताधिकार संविधान की मूल विशेषताएं, ये सही है। जहां तक केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का संबंध है, संविधान कठोर है, एकदम सही है। संविधान नागरिक और आर्थिक अधिकारों की परस्पर निर्भरता को मान्यता देता है, ये भी सही है। लेकिन संविधान में जनमत संग्रह का कॉन्सेप्ट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। रिकॉल, पहल जैसे प्रत्यक्ष नियंत्रण का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो चौथा नंबर जो है ये आपका गलत है। तो सही ऑप्शन हो गया 1, 2 और 3। सही ऑप्शन हो गया आपका 1, 2 और 3। याद रखिएगा बच्चों, हम लोग जो बात कर रहे हैं हम लोग जो बात कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत, स्ट्रिक्टली वी आर फॉलोइंग द बुक रिटन बाय एम लक्ष्मीकांत। उसके हर एक चैप्टर को हम लोग एक सेपरेट टॉपिक बनाए हैं और उस चैप्टर को हम लोग क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से पढ़ रहे हैं। और जब क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि वो पर्टिकुलर चैप्टर उस किताब का थॉरली आप जो है कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म इन इंडिया। देखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में, इंग्लिश में जो वर्ड है वो है सेक्युलरिज्म, और हिंदी में धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। ये कंफ्यूजन थोड़ा सा इंग्लिश में नहीं है, लेकिन इंग्लिश में स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्युलरिज्म। नो, सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ होता है वो यूरोप से लिया गया है। वो है कि चर्च और स्टेट अलग अलग है ना। स्टेट मशीनरी, रिलीजन, दोनों अलग अलग चीज है। ये नेगेटिव जो है व्यू है। इसी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पॉजिटिव व्यू ली है। कहने का मतलब कि इंडियन जो गवर्नमेंट सिस्टम है, इंडियन गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो राज्य सरकार हो, इट विल रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। यहां पे ये बात नहीं कहा जाता है कि द गवर्नमेंट हैज नो स्टेट रिलीजन। हालांकि सेक्युलरिज्म का मतलब ही होता है कि सरकार की अपनी कोई धर्म नहीं है, द गवर्नमेंट हैज नो रिलीजन। बट India's constitution uses it in a very positive way, in the sense that we will respect all the religion. तो इसी सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। इट entails strict separation of religion from politics. Yes, ये सही है। It bans party with religious affiliation from contesting elections. No, even if you are a religious body, you can contest the election. It grants religious liberty to all communities. Yes, it is true. All of you, all of us have the right to profess belief. We have own right of belief. We have own right of faith. We have own right of worship, and we should not need not publicize it. Also, it accepts community personal. So yes, जो आपका समूह का जो पर्सनल लॉ है
like Hindu marriage is governed with a set of traditions and rules. Muslim marriages are governed with their own set of rules and regulations. So everything is respected here in India as well as in the Indian constitution. So except for two, all the questions are करेक्ट. तो सही आंसर है 1, 3 एंड 4. अब चलते हैं हम लोग हिंदी में देखते हैं. भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. इसमें धर्म को राजनीति से सख्ती से अलग करने की आवश्यकता है. भारत में पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष को जो हम लोग फॉलो करते हैं संविधान के उद्देश्य से, वो है कि धर्म अलग है, राजनीति अलग है. तो पहला ये सही है. दूसरा, ये धार्मिक संबद्धता वाले दलों के चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगाता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. यदि आपका कोई पार्टी हो, यदि आपका कोई दल हो और आप किसी धार्मिक संबद्धता, धार्मिक धर्म से संबंधित हैं, तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं. किसी तरह का प्रतिबंध जो है भारत की संविधान नहीं लगाती है इस मामले में. ये गलत है. ये सभी समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है. एकदम सही है. सहिष्णुता भारत संविधान की विशेषता है. ये सामुदायिक व्यक्तिगत कानूनों को स्वीकार करता है. हाँ, आपका अपना तरीके से शादी होता है, अपने तरीके से विवाह होता है, अपने तरीके से जो भी रीति रिवाज आप मानते हैं, ये आपका व्यक्तिगत परंपरा है, व्यक्तिगत सदियों से चलता हुआ नियम है. तो उसको इस देश में संविधान के अनुसार भी जो है स्वीकार किया जाता है, मान्यता दी जाती है. तो सेकंड का सही आंसर है 1, 3 और 4. चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया incorporates salaries and allowances of members of parliament, the chairman and deputy chairman of the Rajya Sabha, and speaker and deputy speaker of the Lok Sabha as one of the items. आंसर है इसका सेकेंड शेड्यूल. भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी एक मद के रूप में संसद के सदस्यों, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते शामिल हैं? तो वो है आपकी दूसरी अनुसूची, वो है आपका सेकेंड शेड्यूल. चलो 2 मिनट हम लोग चर्चा कर लेते हैं सेकेंड शेड्यूल पे. दूसरी अनुसूची जो भारत के संविधान में उल्लेखित है, सेकेंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या क्या है? इसमें अलाउंस, प्रिविलेज, एम्बुलेंस, सैलरी, सुविधा, भत्ता किसके किसके बारे में दिया हुआ है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स, लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा के चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, आपके स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और कंप्यूटर और ऑडिटर जनरल. इन सब का सैलरी, भत्ता, अलावेंस, सुविधा सब कुछ जो है सेकेंड शेड्यूल में दूसरी अनुसूची में ये उल्लेखित किया गया है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये है कुछ भाग, ये है टॉपिक, शीर्षक, विषय, और ये है कौन से भारत के संविधान के कौन से भाग में दिए हुए हैं. अब इसको देखने से पहले जरा कुछ चर्चा कर लें. भाग 5 में, इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको कार्यपालिका के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में जिक्र है. इसमें क्या क्या है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसमें आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल के बारे में जिक्र है, संसद पार्लियामेंट के बारे में जिक्र है, आपके पार्लियामेंट में कौन कौन लोग काम करते हैं उनके बारे में जिक्र है, आपका बिल कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, क्या
प्रक्रिया है कानून बनने का, सारा कुछ दे दिया गया है। इसमें आपको प्रेसिडेंट के विधायी शक्तियां के बारे में, लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात की गई है, इंडियन जुडिशरी के बारे में बात की गई है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में बात किया गया है भाग 5 में। भाग 12 में, पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, और पार्ट 11 में यूनियन और स्टेट्स यानी संघ और राज्य के बीच के संबंध के बारे में जिक्र है, और पार्ट 6 जो है ये आपके राज्य के बारे में, स्टेट्स के बारे में उल्लेखित है। इसी के आधार पे आपका ये क्वेश्चन है कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ये आपका पार्ट 12 में दिया हुआ है। यूनियन जुडिशरी, यूनियन जो जुडिशरी है ये आपका कहाँ दिया हुआ है? तो ये आपका पार्ट 5 में दिया हुआ है, भाग 5 में। एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट्स, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट्स कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया है भाग 6 में। रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, ये कहाँ दिया गया है? तो पार्ट 11 में। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान लिखित है, यस। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान सर्वोच्च है, भारत का संविधान सर्वोच्च है, ये सही है। क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर, हाँ क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से यूएसए का सिस्टम है, यूनियन और स्टेट्स के पावर के रूप में, यहां भारत में यूनियन स्टेट के रिलेशंस को देखे तो पावर का जो बैलेंस है ये टुवर्ड्स यूनियन है। तो कहते हैं यूनिटरी बायस, द फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया इज यूनिटरी बायस एंड इट इज नॉट फेडरल स्ट्रक्चर इन ट्रू सेंस, क्योंकि यूनियन का बहुत ज्यादा पावरफुल है सेंटर स्टेट के कंपैरिजन में। तो हेंस द नेम गिवन इज क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर, यस क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है। और कमिटेड जुडिशरी नहीं, इंडियन जुडिशरी सिस्टम इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। कमिटेड जुडिशरी का मतलब होता है कि जो पार्टी पावर में है, यानी गवर्नमेंट जो रूल बनाए उसके हाँ में हाँ मिलाई है, मतलब कि जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट के रूल से मेल खाए। ये गलत बात है, इसको कहते हैं कमिटेड जुडिशरी। इंडिया में कमिटेड जुडिशरी नहीं है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। यहाँ का जो जुडिशरी है इट इज इंडिपेंडेंट। ये यहाँ की जो आपका न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, तो ये गलत है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, यस, सेंटर और स्टेट में पावर का, शक्तियों का विभाजन है। तो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन है आपका, सही ऑप्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा नहीं है भारत की संविधान की विशेषता, तो कमिटेड जुडिशरी नहीं है, आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, गलत। अभी हम लोग बात किए इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यस। इट इज लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यस। इट इज अ गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, नो, इट इज परफेक्टली नो। सो सही ऑप्शन है आपका 2 एंड 3, सही ऑप्शन है 2 एंड 3, बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भारतीय संविधान है अलिखित संविधान, गलत। एक लिखित संविधान, यस। मोटे तौर पे भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित, यस। ब्रिटिश संसद की देन, गलत। तो सही ऑप्शन है 2 और 3, सही ऑप्शन है 2 और 3।
चलिए 7वां क्वेश्चन, द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन द प्रोविजंस एज टू हु अमंग द फॉलोइंग। मैं सेकेंड शेड्यूल जो है उसमें किसकी भत्ता और सैलरी के बारे में बात नहीं की गई है। प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है, यस बात की गई है। स्पीकर के बारे में बात की गई है, यस बात की गई है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात की गई है, यस बात की गई है। चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात की नहीं बात की गई है। तो यही सही आंसर है, सेकेंड शेड्यूल में इनकी बात चर्चा नहीं है। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किसके लिए प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के लिए है, लोकसभा के अध्यक्ष के लिए है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के लिए है, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के लिए नहीं। आगे चलते हैं बच्चों, ये मैच द फॉलोइंग है कि कुछ प्रावधान है भारत के संविधान में, उसका स्रोत क्या है। तो आप देखेंगे पहला है आपातकाल, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन भारत में लिया गया है जर्मनी से। आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, ये लिया गया है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है आपके यूनाइटेड किंगडम से। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये लिया गया है आयरलैंड से। तो सही ऑप्शन इसका 4, 3, 2, 1 सी ऑप्शन सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। लैंग्वेज 8 शेड्यूल में दी गई है, यस दी गई है, सही है। ओथ अफर्मेशंस का जो फॉर्मेट है वो सेकेंड शेड्यूल में दिया गया है, नो ये थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स कि किस तरह से हर एक राज्य का कितना सीट होगा राज्यसभा में, इसका चर्चा कहाँ किया हुआ है, फोर्थ शेड्यूल में किया गया है, यस। प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ग्राउंड, मैंने डिफेक्शन ग्राउंड्स पे ये कहाँ दिया हुआ है, 10th शेड्यूल में ये दिया हुआ है। तो सही आंसर है आपका ये इनकरेक्टली मैच्ड है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता। भाषाएं 8वीं अनुसूची में दिए हुए सही है। शपथ या प्रतिज्ञान के रूप दूसरी अनुसूची गलत है, ये होना चाहिए तीसरी। राज्य की परिषदों में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची, ये ठीक है। आधार के अयोग्यता के प्रावधान दल बदल की 10वीं अनुसूची, ये आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with reference to secularism in India. Secularism means that the state has no recognized religion of state. By secularism means the state has no religion. Secularism का ये meaning है, तो this is correct. Secularism means that state treats all the religions equally. Yes, all the religion has to be treated equally. All the religion has to be respected. तो सेकंड इज सही। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट स्टेट रेगुलेट्स द रिलेशन ऑफ मैन विद गॉड, नो, स्टेट हैज नथिंग टू डू, दिस इज योर पर्सनल बिलीफ, सो दिस वन इज रॉन्ग। सही ऑप्शन है आपका 10 का 1 और 2। हिंदी में पढ़ते हैं, भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई मान्यता प्राप्त धर्म नहीं है। ऑब्वियसली राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन राज्य का फर्ज है कि हर एक धर्म को रिस्पेक्ट करे, आदर पहुंचाए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे, ये समान व्यवहार करे और उतने ही आदर सत्कार सम्मान भी करे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य ईश्वर के साथ मनुष्य के संबंध को नियंत्रित करता है, ये गलत है। तो सही ऑप्शन है आपका B1 और 2, B1 और 2। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन है असर्शन,
Not contented with merely laying down the fundamental principles of governance, the framers of the Indian Constitution followed the Government of India Act 1919 in providing matters of administrative details. ये सरासर गलत है ना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसमें नीटी ग्रिटी बताया गया है, उल्लेखित किया गया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से किसी भी रूप से कहीं से भी प्रेरित नहीं है ना। लेकिन जो हमारे संविधान सभा में जो लोग बैठे हुए थे, द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको ये लगा था कि भविष्य को भी संविधान ऐसा बने कि भविष्य में भी एप्लीकेबल हो। इट इज द मोस्ट लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इट इज अप्लाइड, it is made in such a detailed way. It has tried to accommodate the changes. It has tried to accommodate the unforeseen events also. It is the most living document of the world, Indian Constitution. We are proud of our Indian Constitution. So the framers of the Indian Constitution had the apprehension that in the prevailing conditions of the country at that time, the Constitution might be subverted unless the form of administration was also included. ये सही है। So 11 का A is false but R is true. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. Which one of the following statement correctly describe the 7th schedule of the Constitution of India? See, the 7th schedule of the Constitution of India, it talks about the distribution of powers between the union and states. निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? ये जो है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की सूचीबद्ध करता है। तो सही ऑप्शन है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है सी। जरा हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारत में यूनियन और स्टेट, मतलब यूनियन कहें पूरा भारत और स्टेट कहें मतलब इस तरह से डिवीजन। तो इस यूनियन, इस परिधि और स्टेट के बीच में बहुत सारे पावर्स का, काम का वितरण है, डिवीजन। खास करके इस बात की चर्चा हम लोग को अनुच्छेद आर्टिकल 245 और 246 में मिलता है। इसके साथ साथ जो संविधान का 7वीं अनुसूची है, द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्या करती है? डिफाइन करती है पावर्स ऑफ फंक्शंस। किसके किसके बीच में? यूनियन और स्टेट के बीच में। पावर को भी, शक्ति को भी डिफाइन करती है, फंक्शंस को भी डिफाइन करती है, और दोनों का अलग अलग करके ये 3 तरीके का लिस्ट निकालती है। एक होता है यूनियन लिस्ट, जिसको हम लोग संघ सूची कहते हैं। एक होता है आपका स्टेट लिस्ट, तीसरा होता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सारा चीज जो है आपके 7th शेड्यूल में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द salient features of the Indian Constitution provide for single citizenship. Yes, you are not a citizen of Uttar Pradesh, you are not a citizen of Rajasthan, you are a citizen of India. There is a single citizenship. Strictly federal form of government? No, we are quasi-federal with a unitary bias. जो शक्तियां हैं संघ के तरफ ज्यादा झुकी हैं। यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एट समटाइम्स वेरी रिजिड। आपको 2/3 बहुमत से ही बदलाव लाना है, संशोधन लाना है, लेकिन कहीं कहीं समान कानून की तरह भी आप बदलाव ला सकते हैं। तो नरम भी है और कठोर भी है। इट इज रिजिड ऑल्सो एंड इट इज फ्लेक्सिबल ऑल्सो। सो 13 का सही ऑप्शन है 1 and 3। हिंदी में पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं प्रदान करती है पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता। एकदम सही है। सरकार का सख्त संघीय रूप नहीं।
कठोरता और लचीलेपन का अनूठा मिशन, ये सही है। तो सही ऑप्शन है आपका 1 और 3। आइए जरा मैच द फॉलोइंग करें, और इसमें हम लोग देखते हैं कि 9th शेड्यूल में 9वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ भाई। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से जो है लेजिस्लेशन दिया हुआ है, कानून दिया हुआ है 9th शेड्यूल से। 10th शेड्यूल में देखिए भाई क्या है। 10th शेड्यूल में कि आपका सीट, आपका एमएलए का सीट या एमपी का सीट कैसे अब उससे से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन लॉ। दल बदल कानून के आधार पे आप कैसे, आपका सीट खत्म हो जाएगा एमएलए का या एमपी का, जिसका भी, ये बातें की गई हैं 10th शेड्यूल में। 11th शेड्यूल 11th शेड्यूल है। 11th शेड्यूल में पंचायती राज के संस्था के बारे में जिक्र किया गया है। और 6th शेड्यूल में बातें की गई हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, अनुसूचित क्षेत्र, ट्राइबल एरियाज का प्रशासन कैसा होगा, ये सारे बातें 6th शेड्यूल में डील की गई। तो इसका ऑप्शन है सही ऑप्शन बी 2513। तो चलिए इसके साथ ही जो टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं, और एम लक्ष्मीकांत को बेस बना के, उस चैप्टर को बेस बना के हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ये पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक को हम लोग कॉन्सेप्ट और फैक्चुअली दोनों ही खत्म कर लिए। इस तरह से यदि आप प्रिपेयर करेंगे तो यूपीएससी पीटी में डायरेक्टली आपको मदद करेगा, और कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स यदि सही है तो स्टेट पीसीएस में भी ये आपको सफलता का जिम्मेवारी ले लेगा। तो इसके साथ ही अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।